हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा आपकी होम साइंस मेंटर इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीटी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इन पेपर टू में होम साइंस कवर कराती हूँ। जो आपका पीडी का सेशन होता है मेरे साथ, वो होता है सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे। एंड जो आपका होम साइंस का सेशन होता है मेरे साथ, वो होता है आपका मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 बजे। और मंडे टू फ्राइडे आपका एक और सेशन मेरे साथ होता है रात में 9 बजे। सो अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका एचपीएससी का भी आगे एग्जाम आपका शेड्यूल है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए काफी ज्यादा आपकी फ्रूटफुल रहने वाली है। तो आप रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट द वीक मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और भैया आपके लिए आ चुका है प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम। ये आपका ऑनगोइंग चल रहा है। मैं यहाँ पे अपने पेड बैचेस के अंदर तीसरी यूनिट खत्म कर चुकी हूँ। अब मेरी फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो रही है। एंड यू ऑल्सो नो दैट हमारी चार मेजर बड़ी यूनिट्स होती है, 1 2 3 4। अब हमारी ऑलरेडी 1 2 3 यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपनी फोर्थ यूनिट अब स्टार्ट होने वाली है। सो अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एनालिटिकली एंड स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल प्रपोजल कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति डायरेक्शन अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद द हैंडसम स्टाइपेंड भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम देखने के लिए मिलने वाला है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको, दोनों ही आपके पेपर वन प्लस पेपर टू की। एंड आपको टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी, 10 ईयर की पीवाईक्यूज मिल जाएंगे डिटेल में उनके सॉल्यूशंस के साथ। एंड आपको रिसर्च प्रपोजल, आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑफर करते हैं, आप जेआरएफ अड्डा आपको ऑफर कराता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं आपको होम साइंस आपको कवर कराती हूँ, और ये आपके सपोर्ट के नंबर रहते हैं जहाँ पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम बेसिकली जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपका ये रहेगा कि आपका इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। अब सभी लोगों का अगर जिसका अगर देखो किसी कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका भी जेआरएफ क्वालिफाइड है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है पर उनका यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, उनका कैटेगरी 2 क्वालिफाइड है। तो कुछ ऐसे बच्चे जो कि कैटेगरी 2 वाले हैं और कुछ ऐसे बच्चे जो कि कैटेगरी 3 वाले हैं। तो आई वुड से तीनों ही बच्चे जरूर से जाना, अपना इंटरव्यू जरूर 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 से देकर जाना, ठीक है। और इसके लिए फर्स्ट ऑफ द फॉरमोस्ट थिंग, आपको सबसे पहले तो अपना रिसर्च प्रपोजल पे अपना काम करने के लिए जरूरत है कि अपना रिसर्च प्रपोजल पे आप अपना काम कर लीजिए। अभी से अपना रिसर्च प्रपोजल आप बना लीजिए, और अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आप उस कॉलेज में जाइए और जाके एक बार प्रोफेसर से मिलिए, ठीक है। मिलिए, थोड़ा सा उनको आप अप्रोच करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आप उनको मेल कर सकते हैं। सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर आप उनको अपनी रिसर्च प्रपोजल मेल करते हैं तो वो जरूर से आपकी यूजुअली रिप्लाई करते हैं, ठीक है। आप उनकी, अब आप पूछेंगे मैं मेल कहाँ से मिलेगा, तो आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं होम साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी रिव्यू कॉलेज में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं उसका डैशबोर्ड खोलूंगी। डैशबोर्ड में आपको एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पे आपको सारे के सारे आपके टीचर्स का, आपके प्रोफेसर्स का आपको प्रोफाइल दिख जाएगा। वहां पे उनका ना सीवी भी डाला हुआ होता है, ठीक है। तो आप वहां से देखिए एक बारी जरा, वहां पे उनको उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपको वहां पे मिल जाएगी। तो उस ऑफिशियल ईमेल आईडी से आप क्या कीजिए, उस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप जाइए और वहां पे ना अपना रिसर्च प्रपोजल प्लस अपने बारे में थोड़ा सा आप अपना फॉर्मेट कर लीजिए मेल, ठीक है। और फॉर्मेट करके अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ अपने टीचर्स को आप भेजना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और वो आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करते हैं, चाहे आपका कैटेगरी 2 है, 3 है या फिर आपका जीआरएफ है, ठीक है। तीनों ही कैटेगरी वाले बच्चे ये काम करेंगे जरूर। यदि मेरे सामने ही ऐसा होता है कि देखो बहुत सारे एक ना एक मैथ होता है कि यार सिर्फ जेआरएफ वाले बच्चे ही होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही एडमिशन मिलता है पीएचडी में। ऐसा नहीं है, आपका कैटेगरी 2 टू कैटेगरी 3 वाले बच्चों को भी मिलता है। थोड़ा वेटेज कम होता है बट उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई सीट ही नहीं है, ठीक है। होती है सीट, इक्की दुक्की होगी सीट, जैसे कैटेगरी 3 वाले के लिए होगी सीट, आपका कैटेगरी सेकंड वाले के लिए भी आपकी होती है सीट। तो आपका 40% सीट यहाँ पे रहता है। अभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आप अपना फटाफट से रिसर्च प्रपोजल बना लो और अपने रिप्यूटेड आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो वहां पे प्रोफेसर को भेजना स्टार्ट करो। तो प्रोफेसर को अप्रोच करना इज अ गेम चेंजर, तो आपको अप्रोच तो करना पड़ेगा ना भाई। जब आप उनको अपना अप्रोच कर देते हैं तो जब आपने रिसर्च प्रपोजल अपना भेज दिया, वो पॉजिटिवली आपको रिस्पॉन्ड करते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड इन योर वर्क एंड
वो आपको रिप्लाई बैक ज़रूर से करते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मेरा मास्टर्स एक ही कॉलेज से हो रखा है और उसी कॉलेज में ही मैं अपना पीएचडी करना चाहती हूँ, तो मैं उसी कॉलेज में एक बारी जाके वहाँ पे मिल लूँगी। तो एक ना रेपो फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखो ये चीज़ समझो कि आपका जो पीएचडी है, पीएचडी में ना बहुत सारे बच्चे ना पूरी करते ही नहीं हैं। वो ना बीच में अपना क्विट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को ना प्रोफ़ेसर्स भी लेने से कतराते हैं। तो आप अगर अपना वहाँ पे फिज़िकली मिलके उनको ये चीज़ समझाओगे, उनको ये चीज़ अगर आप में ये एक स्पार्क दिखेगा ना दैट यू आर मेड फॉर द रिसर्च, ठीक है? आप पीएचडी करोगे ही पक्का, तो दे विल गो फॉर यू, ठीक है? तो आप में वो चीज़ दिखनी भी तो चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना इंटरव्यू में डायरेक्टली जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें ले लो, हमारा तो जेआरएफ है। मेरे खुद आँखों के सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने बच्चे जेआरएफ थे बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनके बजाय कैटेगरी 2 वालों का सिलेक्शन हो गया था। रीज़न यही होता है, तो अप्रोच इज़ अ गेम चेंजर। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को, महत्वता को समझिए। तो अप्रोच ज़रूर से करते हुए चलिए, ठीक है? तो आपके कैटेगरी 2 वाले के लिए हाई चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैटेगरी 3 वालों के लिए होते हैं चांसेस बट इनके लिए सीट्स बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर होता है ना कि लास्ट में अगर आपकी इक्की-दुक्की सीट्स बची हुई होती हैं, तो आपके पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप अप्रोच वगैरह करके गए हैं, वहाँ पे सारी चीज़ है, फिर आपकी क्या होते हैं इंटरव्यू में आपके यूजुअली 5-5 मिनट के स्लॉट होते हैं, ठीक है? ये मैं पर्टिकुलरली आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है 5-5, 7, 10 मिनट मतलब छोटा-सा ही आपका स्लॉट रहता है। एंड इस स्लॉट्स में आपसे किस-किस चीज़ के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्टली आपको यहाँ पे पूछा जाता है आपका रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में आपका सवाल पूछे जाते हैं, कि बताइए आपका रिसर्च प्रपोज़ल क्या है? किस एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं? ठीक है? आप क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं? आपका क्या रिसर्च डिज़ाइन रहने वाला है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। तो आपसे वहाँ पे सबसे पहले जब आप वहाँ पे अपना पैनल, यहाँ पे पूरा का पूरा पैनल होता है, पैनल के सामने जाके बैठते हैं, उनको फर्स्टली आप ग्रीट कीजिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग जो भी है आपका, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जिस टाइम भी आपका शेड्यूल होता है। तो आप एक बारी उनको क्या कीजिए, आप ग्रीट करके वहाँ पे आराम से एकदम आपको कामली घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आराम से सॉर्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद ना वहाँ पे आपकी कॉपीज़ मँगाई जाती हैं आपकी, ठीक है? कि आप कुछ अपनी कॉपीज़ वहाँ पे सबमिट करते हैं, तो आप अपनी कॉपीज़ वहाँ पे सबमिट कीजिए। तो आपका जैसे ही फिर आप अपनी कॉपीज़ वग़ैरह उनके पास ऑलरेडी होती हैं आपकी, जो आपने सबमिट करी हुई होती हैं, तो वो अपना आपका रिसर्च प्रपोज़ल बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है? उनके रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स होते हैं उनके मन में, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, आप रिसर्च डिजाइन आप कैसा ऑप्ट करने वाले हैं, कहाँ-कहाँ आपका जो रिसर्च एरिया है वो आपका रहने वाला है, कहाँ-कहाँ कौन से वाले एरिया में आप जाके रिसर्च करना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपकी रिसर्च प्रपोजल से आपके फर्स्टली एक सवाल बनता है, ठीक है? और दूसरी यहाँ पे चीज़ होती है जो आपका एमएससी में, जो आपका मास्टर्स में जो आपका रिसर्च रहा होगा, उसके बारे में आपने सभी ने थीसिस सबमिट किया होगा अपना, राइट? तो उससे भी आपका क्या होता है सवाल पूछा जाता है, ठीक है? उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ़ आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल ढंग से पढ़ के, बना के सब चले जाओगे, ऐसे नहीं जाना है। आपको आपका मास्टर्स के रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में पता होना चाहिए। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में क्या हुआ था जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया था, तो मेरे केस में मेरे मास्टर्स वाले से सवाल पूछे गए थे। मेरे प्रपोज़ल से उन्होंने सवाल ही नहीं पूछे, क्योंकि मेरा मास्टर्स वाला वर्क ना बहुत ज़्यादा एंगेजिंग था। सो मेरे मास्टर्स वाले वर्क में दे बी लाइक कि इट्स टू गुड, मतलब ना उन्होंने उससे सवाल पूछे थे। एंड आप जब भी यहाँ पे जाएँगे, अपना जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आप एटलीस्ट अपने बारे में, होता है ना कि एक अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, दैट आई हैव डन दिस, दैट, ये, वो यूजीसी नेट यहाँ पे क्वालिफाई हुआ, मास्टर्स यहाँ से है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज़ अ सिल्वर मेडलिस्ट, तो मैं वहाँ पे मेंशन करती हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा एक आपको अपेरेज मिल जाता है। फिर आप अपने बीएससी के बारे में बताइए, जो आपका बैचलर्स रहा होगा, तो अपना थोड़ा-सा एंगेज, थोड़ा-सा एटलीस्ट अपने ना कुछ अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट आप तैयार करके ज़रूर से जाइएगा। प्लस आप आपको अपने मास्टर्स के वर्क के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मास्टर्स के वर्क के बारे में अपना नॉलेज ही नहीं है, ठीक है? वहाँ पे आपके मास्टर्स के वर्क के बारे में आपका कुछ सवाल उठ गया एंड आप वहाँ पे बता ही नहीं पा रहे हैं। तो देखो मेरा तो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग था। मेरा 5-5 मिनट के हम सभी को स्लॉट्स अलॉट हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट जो मेरा था, मेरा एटलीस्ट 10 मिनट चल गया था, खिंच गया था। बिकॉज़ ऑफ माय मास्टर्स का वर्क, अगेन इतना एंगेजिंग था। तो वहाँ पे मेरे मास्टर्स के वर्क से पैनल सवाल पूछने लग गए थे एंड एवरी टीचर आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम माय मास्टर्स का वर्क, कि भाई ये कैसे किया था तुमने? यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन कौन-सा रहा था आपका? तो ऐसे भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आपको इंट्रोडक्टरी अपना पार्ट जो भी आपने अभी तक किया है, वो सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में आपको पता हुआ होना चाहिए एंड आपको अपने मास्टर्स के वर्क का भी अपना अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो जाती है और जब आप वहाँ पे बैठते हो ना, आपकी एक एक ना आपकी प्रेफ़रेंस भी पूछी जाती है कि आप किसको प्रेफ़र कर रहे हो एज़ अ सुपरवाइज़र, ठीक है?
तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि पहले से जाके थोड़ा-सा गेम चेंज कराना, थोड़ा-सा अपना एक बारी सेट कराना। होता है ना कि जब हम जाते हैं तो एक बार आपको एटलीस्ट ये तो हो कि यार इस प्रोफ़ेसर के अंडर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, ये डिज़ायरेबल है मेरे लिए, ठीक है? तो ऐसा करके। तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा जो भी आपका प्रेफ़रेंस होता है, फिर अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। फिर आपके कुछ टाइम बाद आपका फाइनल लिस्ट आता है, अगर उसमें आपका नाम होता है तो सॉर्ट हो जाता है। तो ये सारा का सारा आपका पूरा का पूरा रहता है। सो अभी ये चीज़ मत सोचिए, सेकंड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स कुछ ऐसे हैं, मेरे को अभी भी टेलीग्राम पे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैम हमारा ना सेकंड कैटेगरी में क्वालीफाई हुआ था एंड अभी ना हम थोड़ा डीमोटिवेट हो गया, मैम जेआरएफ में तो होगा ही नहीं हमारा। तो ये नेगेटिव अप्रोच नहीं लेके चलनी है, ठीक है? ये नेगेटिव अप्रोच से सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपको पता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड कैटेगरी वाले इनका भी सिलेक्शन होता है, बट थोड़ा-सा आपको गेम चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? और जब आप खासकर जो आपके सेकंड कैटेगरी वाले हैं, व्हाट दे कैन डू, अपना आप अगर आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं, प्लस आप अपने सुपरवाइजर को ये चीज़ ज़रूर से बोलिए और उनको इंश्योर कीजिए दैट आप अपने पीएचडी के साथ-साथ आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर जो आपका कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क का ऑलरेडी एक मैंने वीडियो डाल रखा था, किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा हो कि कोर्स वर्क में क्या होता है, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आप उनको ये इंश्योर कीजिए मैम पीएचडी के साथ-साथ मैं अपने फर्स्ट कोर्स वर्क के ईयर में अपनी तैयारी करती हुई चल लूँगी और अगर जब भी मेरा अगर जेआरएफ क्वालीफाई होता है, तो मैं वहाँ से अपना जेआरएफ अवेल कर लूँगी, सिंपल एज़ दैट। बस ये चीज़ समझ लीजिए जेआरएफ इज़ जस्ट अ स्कॉलरशिप, ठीक है? एलिजिबिलिटी तो आपके पास भी है पीएचडी में बैठने के लिए, सभी के पास ही है, तो आप ये चीज़ ज़रूर से समझ लो। तो उनको ये चीज़ एन्श्योर कर दो कि मैम अब मैं जो मेरा कोर्स वर्क होगा, मैं अपने फर्स्ट ईयर के साथ-साथ अपनी मस्त अपनी अपनी जेआरएफ अपना यूजीसी नेट की भी तैयारी कर लूँगी और अपना जेआरएफ आराम से अवेल कर लूँगी जब मेरा क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो साथ-साथ आप अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होता है, मैम पीएचडी के साथ-साथ क्या हम अपना जेआरएफ का तैयारी कर सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? और ये चीज़ नहीं होती है कि आपके सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों को कुछ आपका स्कॉलरशिप ही नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता है भाई। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप होता है नॉन नेट स्कॉलरशिप। क्या होता है? नॉन नेट स्कॉलरशिप होता है जो कि आपका अप्रॉक्सिमेटली 8,000 रुपए का होता है पर मंथ। ठीक है? तो यहाँ पे आप वो अवेल कर सकते हैं। तो आप ये अवेल करते हुए चलिए प्लस आप अपने ना जेआरएफ की तैयारी करते हुए चलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्या होता है, आपका पीएचडी में एनरोलमेंट आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी आप एनरोलमेंट ले लेते हैं, ठीक है? और आपका अगले साल ना जुलाई में आपका क्या होता है, अगले साल जून-जुलाई में आपका क्या होता है, आपका जेआरएफ निकल जाता है। तो जब तक तो आप अपनी नॉन नेट वाली स्कॉलरशिप अवेल कर लो। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद अपनी ये वाली स्कॉलरशिप आप बंद करवा दीजिएगा। एक बस आपको फॉर्म-वॉर्म आपको भरने होते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी जेआरएफ वाली स्कॉलरशिप को फिर अवेल करवा सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो पहला मेन कदम ही होता है पीएचडी के अंदर घुसना। आप वो चीज़ घुस चुके हैं, ठीक है? तो आधा काम तो आपके लिए हो चुका है। आधा काम आपका जेआरएफ निकालने का है। कॉन्सेप्ट तो इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं अपन लोग, ठीक है? तो ये काम करते हुए चलिए। तो थोड़ा-सा अभी से हाथ-पैर मारने स्टार्ट कर दो। दिस इज़ द राइट टाइम। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है भाई, ठीक है? अभी जल्दी से आ भी जाएगा, ठीक है? डेट्स आपके अनाउंस हो जाएँगे, फिर आपको वहाँ पे अपना फॉर्म भर देना है। तो ये सारी की सारी आपकी चीज़ें रहेंगी, तो आप ज़रूर से अप्लाई करते हुए चलिए। किसी का किसी भी तरीके का डाउट होता है भाई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? आप सभी लोगों के आंसर ज़रूर से आपको मिल जाएँगे। एक सेपरेट मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर से बना दूँगी। और भाई ऑफलाइन क्लासेस आप सभी के लिए आउट हो चुकी हैं, ठीक है? चल रही हैं आपके लिए। तो जो बच्चे खासकर जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस के आप ज़रूर से अवेल कर लीजिए। लाइव टू लाइव इंटरैक्शन आपको काफ़ी एंगेजिंग तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएँगे। पेपर 2 की भी आपकी क्लासेस चल रही है, जहाँ पर्टिकुलरली जो मेरा क्लास होता है, एक होता है 7:30 बजे और एक होता है रात में आपका 9 बजे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहती है। होम साइंस के बच्चे हो, तो ज़रूर से जुड़ जाना भाई मेरे साथ। और ये आपका जो पीडी वाला सेशन होता है मेरे साथ, वो होता है आपका सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे। सो इसमें आपको ज़रूर से मेरे साथ जुड़ जाना है। और भाई जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कर दो। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ आपको डेली लाइव फ्री टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएँगे हर संडे को और फ्री काउंसलिंग सेशन में 15 दिन में आपके लिए शेड्यूल्ड रहते हैं। और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म रहेंगे जहाँ पे आप हम लोग के साथ जॉइन कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे को इंस्टा पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्रियांशी_ जेआरएफ अड्डा अगर आप डालेंगे तो मेरे साथ आप इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। सेशन कैसा लगा? हेल्पफुल लगा, नहीं लगा तो ये भी बता देना और सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।